नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आपने कई बार न्यूज़ चैनल्स में या न्यूज़पेपर्स में ये देखा होगा कि जब भी वैक्सीनेशन ड्राइव की बात आएगी, तो कुछ ना कुछ लोग बीच में होते हैं जो वैक्सीनेशन लेने से मना कर देते हैं। जब कोई वैक्सीन अवेलेबल होने के बाद भी वैक्सीन लेने से मना कर दे, उसको हम कहते हैं वैक्सीन हेजिटेंसी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों कुछ लोग वैक्सीनेशन से मना करते हैं, क्या है वैक्सीन हेजिटेंसी। इस वीडियो में हम किसी भी ग्रुप या किसी पर्टिकुलर के बारे में बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पे साइंटिफिक रीजंस के ऊपर बात करेंगे, रिसर्च क्या बोलती है। काफ़ी साइंटिस्ट ने इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करा है, तो हम उस साइंटिफिक एविडेंस के साथ बोलेंगे, रिसर्च के बेस पे बोलेंगे कि क्या रीज़न है वैक्सीन हेजिटेंसी का। हम इसमें 3C मॉडल को कवर करेंगे। ये क्या है ये 3C मॉडल, ये हम आगे बताएंगे, जिसके थ्रू हम समझेंगे कि एक्चुअल रीज़न क्या है कुछ लोगों का वैक्सीन हेजिटेंसी के लिए। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और क्योंकि बात वैक्सीन की हो ही रही है, तो आपको पता है कि कोरोना की वैक्सीन आ चुकी। कैसे भारत के हर नागरिक तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचेगी, इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और एंड स्क्रीन में दे दूंगा। तो अब शुरुआत करते हैं वैक्सीन हेजिटेंसी की। सबसे पहले बात करेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है। तो वैक्सीन हेजिटेंसी इज द डिले, इन वर्ड्स को ध्यान से देखना, डिले इन एक्सेप्टेंस और रिफ्यूजल ऑफ वैक्सीन्स इवन व्हेन देयर इज द अवेलेबिलिटी ऑफ इट। यानी कि आपके पास वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन उसके बावजूद भी आप वैक्सीन लेने से रिफ्यूज करते हैं, मना कर देते हैं, या फिर आप उसे डिले कर रहे हैं कि अभी नहीं लेंगे, बाद में लेंगे, फिर बाद में लेंगे, आप उसको डिले कर रहे हैं। डिले इन एक्सेप्टेंस और रिफ्यूजल ऑफ वैक्सीन्स इवन व्हेन देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ इट, इसे हम कहेंगे वैक्सीन हेजिटेंसी। ये एक कॉम्प्लेक्स और कंटेक्स्ट स्पेसिफिक है और ये वैरी करेगा वैक्सीन हेजिटेंसी टाइम, समय, प्लेस, जगह और वैक्सीन के ऊपर, किस डिजीज के लिए ये वैक्सीन दी जा रही है, राइट। अब ये जो वैक्सीन हेजिटेंसी है, साइंटिफिक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये इन्फ्लुएंस होती है 3C's के द्वारा। 3C क्या है? ये 3C, ये 3C हैं: कॉन्फिडेंस, कंप्लेसेंसी एंड कन्वीनियंस। कॉन्फिडेंस, कंप्लेसेंसी एंड कन्वीनियंस, ये जो 3C मॉडल है, इसको सबसे पहले प्रपोज किसके द्वारा किया गया? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO यूरो वैक्सीन कम्युनिकेशंस वर्किंग ग्रुप के द्वारा। WHO यूरो वैक्सीन कम्युनिकेशंस वर्किंग ग्रुप के द्वारा 2011 में। तो ये 3C मॉडल, इसका रीजन बताया गया। हम अब एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। कॉन्फिडेंस, कंप्लेसेंसी, कन्वीनियंस, किस प्रकार से ये वैक्सीन हेजिटेंसी को बताता है, एक्सप्लेन करता है। तो हम शुरुआत करेंगे कॉन्फिडेंस से, यानी विश्वास। वैक्सीन लेने के लिए हमें भरोसा किस पर करें? किस पर हम भरोसा करेंगे? ट्रस्ट, या तो ट्रस्ट करेंगे या फिर लैक ऑफ ट्रस्ट होगा। अगर मैं वैक्सीन हेजिटेंसी की बात करूं तो हमें लैक ऑफ ट्रस्ट है। किसके ऊपर? सबसे पहले सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ वैक्सीन, कि हमें जो वैक्सीन लगाई जा रही है, क्या वो वैक्सीन सेफ है। ऐसा ना हो कि हम किसी एक बीमारी के लिए वैक्सीन लगाएं और उससे हमें 2-3 और बीमारियां हो जाएं, जिसको हम वैक्सीन डिराइव्ड डिजीज बोलते हैं। ऐसा पहले देखा भी गया है, तो कि हमने एक वैक्सीन लगाई और उससे कोई और ही डिजीज होगी। तो पहला है सेफ्टी ऑफ वैक्सीन, कि जो हम वैक्सीन लगाएंगे क्या वो सेफ है कि नहीं।
और फिर आएगा इफ़ेक्टिवनेस, कि मान लिया जो वैक्सीन हम लगा रहे हैं वो सेफ़ है, लेकिन जिस डिज़ीज़ के लिए हम वो वैक्सीन लगाएँगे, क्या वो उस डिज़ीज़ के लिए इफ़ेक्टिव है कि नहीं? तो ये है कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ ट्रस्ट या फिर ट्रस्ट होना किस पे? इफ़ेक्टिवनेस एंड सेफ्टी ऑफ वैक्सीन। ये पहला कंसर्न कॉन्फिडेंस के केस में। सेकंड आएगा सिस्टम। अब मान लिया जो वैक्सीन है वो सेफ है, बीमारी के लिए इफ़ेक्टिव भी है, लेकिन जो सिस्टम है, जो हमें वो वैक्सीन लगाएगा, क्या हम उस पर भरोसा कर सकेंगे? कौन आएगा इस सिस्टम में? इस सिस्टम में आपके पास आएगा हेल्थ सर्विसेज़, हेल्थ प्रोफेशनल्स, राइट? जैसे आपके पास डॉक्टर्स, नर्सेज़ एक्सेट्रा। अब क्या ये डॉक्टर और नर्सेज़ जो कि एडमिनिस्टर करेंगे हमें इस वैक्सीन को, क्या ये कॉम्पिटेंट हैं कि नहीं? ये एक क्वेश्चन मार्क आता है कॉन्फिडेंस में। तो यहाँ पर भी ट्रस्ट पे डाउट आ जाएगा कि जो सिस्टम है, जो हमारे हेल्थ सर्विसेज और हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, क्या ये कॉम्पिटेंट भी हैं उस चीज़ के लिए या नहीं? और थर्ड आपके पास आता है मोटिवेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स। अब ये देखिए जो वैक्सीनेशन ड्राइव है, जैसे रिसेंटली अभी जैसे कोरोना की वैक्सीनेशन ड्राइव 16 जनवरी से होगी, तो इसको कौन शुरुआत करेगा? इसकी गवर्नमेंट के द्वारा। अब गवर्नमेंट की इसके पीछे क्या मोटिवेशन है? अब देखिए ये जो वैक्सीन हेजिटेंसी है, ये मैं आपको क्या सिर्फ कोरोना के पर्सपेक्टिव से नहीं बता रहा, ये मैं आपको एक जनरल टर्म को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअल में वैक्सीन हेजिटेंसी क्या है। तो आप इसको कोरोना के प्रिटेक्स्ट में मत देखिएगा। जनरली जब हमारे पॉलिसी मेकर्स यानी कि गवर्नमेंट कोई वैक्सीन ड्राइव को शुरू करेगी, तो उसके पीछे उसकी मोटिवेशन क्या है? एक जो कॉमन मैन है उसके दिमाग में यह सवाल आएगा। हो सकता है उसको वैक्सीन के बारे में पता भी ना हो। अगर किसी को नॉलेज है तब तो ठीक है, लेकिन जब नॉलेज नहीं है वैक्सीन के बारे में तो क्वेश्चन मार्क खड़ा होगा। तो ये 3 चीज़ें हैं कॉन्फिडेंस के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास आएगा कंप्लेसेंसी। अभी कंप्लेसेंसी में कौन सी टर्म्स आएंगी? कंप्लेसेंसी में आएगा आपके पास पहला, रिस्क ऑफ वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस आर लो एंड वैक्सीनेशन इज नॉट डीम्ड अ नेसेसरी प्रिवेंटिव एक्शन। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी बीमारी है जो जिसका कोई ज़्यादा रिस्क नहीं है। अब इसीलिए मैंने बताया कि ये जो टॉपिक है इसको कोरोना के प्रिटेक्स्ट में मत समझिएगा। इसको आप होलिस्टिक एक व्यू आप इसका समझिए कि किसी भी वैक्सीनेशन ड्राइव में जब अगर वैक्सीन हेजिटेंसी आएगी तो उसके रीज़न क्या-क्या होंगे। तो कॉन्फिडेंस में हमने देखा, अब कंप्लेसेंसी में कि जो डिज़ीज़ है उसका रिस्क कम है। अब क्योंकि रिस्क कम है तो हमें इसके लिए वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये पहला पॉइंट आएगा कंप्लेसेंसी में कि रिस्क कम है और हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है। सेकंड आएगा आपके पास including other life health responsibilities that may be seen to be more important at that point of time. For example, मान लो इस समय 2 बीमारियां हैं X और Y। अब इनमें से X जो है ये हाई रिस्क बीमारी है, इसमें ये ज़्यादा रिस्की है, ये ज़्यादा डेंजरस है, और जो Y है ये लो रिस्क है। लेकिन हमें वैक्सीन किसकी दी जा रही है? Y की, जबकि ज़रूरत किसकी है? X की। तो अदर लाइफ हेल्थ रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि इस समय हमें ज़रूरत किसी और बीमारी की वैक्सीन की है, ना कि इस वैक्सीन की जो इस समय हमें दी जा रही है। तो ये आएगा कंप्लेसेंसी में। और थर्ड आपके पास आएगा सेल्फ एफिकेसी, यानी कि द सेल्फ परसीव्ड और रियल एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल कि जो इंडिविजुअल है
वो उतना एबल है कि वो वैक्सीनेशन ले सके? ये आएगा कंप्लेसेंसी में तीसरा फैक्टर, राइट? अब हम थर्ड सी की बात करेंगे, कन्वीनियंस, यानी कि सुविधा। अभी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये है कि हमें जो वैक्सीन है, क्या हमारे लिए वो लेना हमारी सुविधा है कि नहीं? सुविधा क्यों नहीं होगी? फिजिकल अवेलेबिलिटी, कि वो अवेलेबल नहीं हो। देन मनी, कि जितने की वो वैक्सीन हमें मिल रही है, हम उतना खर्चा कर ही नहीं सकते। फिर एक आएगा ज्योग्राफिकल एक्सेसिबिलिटी, कि हम किसी बहुत ही दूर दराज इलाके में रहते हैं जहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, अगर हॉस्पिटल है तो अच्छे डॉक्टर्स या नर्सेज नहीं हैं। ज्योग्राफिकल एक्सेसिबिलिटी, ये रीज़न होंगे कन्वीनियंस में। ये रीज़न कॉज करेंगे। ये 3C मॉडल है जिसके तहत वैक्सीन हेजिटेंसी को डिफाइन किया जाता है। इसके अलावा जो फैक्टर्स आते हैं इसमें, वो आपके आएंगे मिस इन्फॉर्मेशन के। मिस इन्फॉर्मेशन किस तरीके से? जैसे आपने कई पॉलिटिशियंस को अभी देखा होगा कि जब वैक्सीनेशन की बात आई तो वो कह रहे कि हम इस वैक्सीन को नहीं लेंगे, हमें सरकार पे भरोसा नहीं है, हमें इस वैक्सीन पे भरोसा नहीं है, ठीक है? अब वैक्सीन को गवर्नमेंट तो बनाती नहीं है, अब प्राइम मिनिस्टर तो वैक्सीन को बनाता नहीं है, वैक्सीन को तो रिसर्चर्स बनाएंगे, उसके बाद इसका ट्रायल एंड टेस्टिंग की जाएगी और उसके बाद जाके ये जनता के पास पहुंचेगी। लेकिन इस तरीके के बीच में बातें करके क्या होगा? मिस इन्फॉर्मेशन। तो मिस इन्फॉर्मेशन एक वैक्सीन हेजिटेंसी का कारण है। फिर रिलीजियस प्रोपेगेंडा एक अनदर एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। कई लोग कहेंगे कि वैक्सीन हम नहीं ले सकते, ये हमारे धर्म के विरुद्ध है। कई कहेंगे कि वैक्सीन जो है वो माइक्रोब्स, केमिकल्स, एनिमल ड्राइव प्रोडक्ट्स उस वैक्सीन में हो सकते हैं, तो हम उसको नहीं ले सकते क्योंकि ये हमारे रिलीजियस लॉज, जो धर्म के का जो कानून है उसके खिलाफ है। तो रिलीजियस प्रोपेगेंडा इसका एक रीज़न आएगा। और इसका एक रीज़न और आएगा, वो है हिस्ट्री, जो जिसका बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने पहले कभी किसी कोई वैक्सीन ली और उस वैक्सीन से आपको कोई और डिजीज़ होगी, जिसको हम कहेंगे वैक्सीन डिराइव्ड डिजीज़। तो अब हम हेजिटेट करेंगे दोबारा वैक्सीन लेने की। तो ये एक होगा वैक्सीन डिराइव्ड डिजीज़ेज़, एक इसका रीज़न होगा जो प्रीवियस पहले कभी हुई। और जो लीडिंग कोज़ है वैक्सीन हेजिटेंसी का, वो है इनकन्वीनियंस, जो मैंने थर्ड सी में आपको बताया कि हमारे लिए वो लेना कन्वीनियंट नहीं है। अभी हमने बात करी 3C मॉडल की। अब हम बात करेंगे कि वैक्सीन हेजिटेंसी को डिटरमाइन किन मैट्रिक्स पे किया जाता है। तो जब डिटर्मिनेशन की बात आए वैक्सीन हेजिटेंसी की, तब हम इसको 3 कैटेगरीज में डिटरमाइन करेंगे। कौन से? पहला आएगा कंटेक्चुअल, देन इंडिविजुअल एंड ग्रुप, और तीसरा आएगा वैक्सीन या वैक्सीनेशन स्पेसिफिक इन्फ्लुएंसेस। अब हम इन तीनों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्या है ये? पहला आएगा कंटेक्चुअल। कंटेक्चुअल का मतलब होता है प्रकरण संबंधी। प्रकरण संबंधी यानी कि जो प्रकरण उस वैक्सीनेशन ड्राइव में किया जाएगा उसके संबंधी कौन कौन से हमारे पास मैट्रिक्स हैं, कौन कौन से कंसर्न हैं। तो पहला कंसर्न आएगा आपके पास कम्युनिकेशन एंड मीडिया एनवायरनमेंट। अब देखिए, इन चीज़ों को हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन अगर अच्छा हो, कैसे अच्छा होगा कम्युनिकेशन? सारे लोगों को नहीं पता कि वैक्सीन और वैक्सीनेशन क्या है, तो हम उन लोगों को बताएं, जनता को बताएं कि वैक्सीन क्या है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। ये होगा एक अच्छा कम्युनिकेशन। हम कैसे बता सकेंगे? हम अपने वॉलंटियर्स भेज सकते हैं और मीडिया के थ्रू हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो अब मीडिया में अगर इसको अच्छे से पहुंचाया जाएगा तो ये पॉजिटिव होगा। अगर मीडिया में उसकी खामियां बतानी शुरू कर दी जाएं, या मीडिया भी वही कंसर्न शुरू कर दे
कि क्या पता इससे कोई बीमारी हो जाए या कुछ, तो ये नेगेटिव होगा। तो जनता पे इनका असर पड़ेगा, अगर पॉजिटिव होगा तो अच्छा पड़ेगा, नेगेटिव होगा तो गलत पड़ेगा। तो ये आ गया कॉन्टेक्सचुअल में पहला कम्युनिकेशन एंड मीडिया एनवायरनमेंट। फिर आएगा इन्फ्लुएंशियल लीडर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ लीडर्स हैं जो कह रहे हैं कि वैक्सीन ये अच्छी है, कोरोना के लिए या किसी बीमारी के लिए अच्छी है, ज़रूरी है। ये आ गया पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। लेकिन फिर कौन कहेगा कि हमें सरकारी वैक्सीन पे ट्रस्ट नहीं है, हमें इस वैक्सीन पे भरोसा नहीं है, तो आ गया नेगेटिव। अब जब इन्फ्लुएंशियल लीडर इस तरीके की कोई बात करे, तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है उसके फॉलोअर्स पे। तो ये एक कंसर्न है, मैट्रिक्स है। फिर आता है आपके पास हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस, जैसे पहले वैक्सीन कोई ली और उसके लेने से कोई बीमारी होगी, वैक्सीन ड्राइव डिजीज़, तो ये हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस। देन रिलीजन, हमारा धर्म इसके खिलाफ है, हमारा धर्म इसकी इजाज़त नहीं देता, इसमें माइक्रोब्स, एनिमल प्रोडक्ट्स ऐसा कुछ हो सकते हैं जो हमारे रिलीजियस लॉज के खिलाफ हैं, ये। एंड देन अगेन पॉलिटिक्स, जैसे मैंने इन्फ्लुएंशियल लीडरशिप में बताया। ज्योग्राफिकल बैरियर्स, हम कन्वीनिएंट ही नहीं है वहाँ तक पहुँचने के लिए। आपको कैसे वैक्सीन मिलेगी? जैसे आपको वैक्सीनेशन के लिए कहीं पे किसी हॉस्पिटल में, किसी शेड्यूल जगह पे, शेड्यूल टाइम पे पहुँचना पड़ेगा। अब हम कन्वीनिएंट नहीं है हमारे लिए वहाँ पहुँचना। ज्योग्राफिकल बैरियर्स, हम किसी दूर-दराज इलाके में आते हैं, किसी बैकवर्ड इलाके में आते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, हम उस जगह नहीं पहुँच सकते उस समय। ये आएगा ज्योग्राफिकल बैरियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स की। इस तरीके से इंडिविजुअल और ग्रुप्स के जो मैट्रिक्स हैं उसको हम डिटरमाइन किया जाता है। तो सबसे पहले पर्सनल, फैमिली और कम्युनिटी मेंबर्स एक्सपीरियंस विद वैक्सीनेशन, इंक्लूडिंग पेन, कि या तो मैंने खुद वैक्सीन पहले ली है, या मेरे किसी फैमिली मेंबर ने ली है, या मेरे किसी कम्युनिटी मेंबर ने ली है, और उसको या तो पॉजिटिव पड़ेगा इफेक्ट या नेगेटिव पड़ेगा। तो इससे जो प्रेजेंट वैक्सीनेशन ड्राइव है वो इन्फ्लुएंस होगी। अगर वो पॉजिटिव पड़ेगा तो हमारे लिए बोलने को होगा भी XYZ इंसान ने वैक्सीनेशन ली, उसके पास अच्छा रिजल्ट था, तो हमारे लिए ये सही है। अगर उसका रिजल्ट गलत होगा तो हमारे लिए ये गलत बन जाएगी। इस तरीके से ये इन्फ्लुएंस करेगा इंडिविजुअल कैपेसिटी में, पर्सनल, फैमिली और कम्युनिटी मेंबर्स। देन बिलीव, एटीट्यूड अबाउट हेल्थ एंड प्रिवेंशन। अब ये एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। कोरोना की शुरुआत हुई, कोरोना के केस बढ़ने लगे, जब बढ़ने लगे तब लॉकडाउन लगाया गया। जब तक लॉकडाउन था तब तक सब ठीक था। अब जब अनलॉकडाउन शुरू हुआ तो धीरे-धीरे लोग भूल ही गए कोरोना भी है। मास्क लगाना बंद कर दिए गए, सैनिटाइज़र यूज़ करने बंद हो गए, ठीक है? सोशल डिस्टेंसिंग रखना बंद होगी और केस बढ़ते चले गए। उस समय अजीबो-गरीब तर्क देखने को मिले कि कोरोना तो कुछ है ही नहीं। कुछ लोगों के द्वारा आप में से जो ये वीडियो देखेंगे, आप लोगों ने भी, बहुतों ने इस तरीके की चीज़ों को फेस किया होगा या सुना होगा किसी से कि कोरोना कुछ है ही नहीं, और कोरोना जल्दी ठीक हो जा रहा है, या कोरोना जो है वो हमें नहीं हो सकता। इस तरीके का अजीबो-गरीब, तो ये एटीट्यूड है हमारा कुछ लोगों का हेल्थ और प्रिवेंशन में। अब अगर पॉज़िटिव होगा, यानी कि हम मास्क लगाएँगे, हम सैनिटाइज़ करेंगे, हम सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, हम बिना वजह बाहर नहीं जाएँगे, हम सारे एसओपीज़ का पालन करेंगे, पॉज़िटिव होगा तो उसका इन्फ्लुएंस पॉज़िटिव जाएगा। लेकिन अगर नेगेटिव होगा तो वो इस ड्राइव में भी एटीट्यूड की दिक्कत एक बड़ी खतरनाक है हमारे देश में। देन नॉलेज एंड अवेयरनेस, ये इन्फ्लुएंस करेगा। अब अगर नॉलेज है हमें कि हमें कैसे वैक्सीनेशन, क्या है वैक्सीनेशन, क्यों ज़रूरी है, तब हमारा एटीट्यूड जो होगा वो पॉज़िटिव होगा। लेकिन अगर नॉलेज नहीं होगा तो फिर थोड़ा क्वेश्चन मार्क आएगा। जब क्वेश्चन मार्क आएगा तो वैक्सीन हेजिटेंसी आएगी। एंड अगेन ट्रस्ट ऑन हेल्थ सिस्टम एंड प्रोवाइडर्स, जो मैंने 3C मॉडल के पहले में आपको बताया, कॉन्फिडेंस। हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए हेल्थ सिस्टम पर और प्रोवाइडर्स पे, जो कंपनीज़ से हम ले रहे हैं उसको।
एंड देन रिस्क या बेनिफिट, हमारे लिए ये रिस्की है या फिर हमारे लिए ये बेनिफिट है, और फिर कि क्या हमें उस स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए इम्यूनाइजेशन की, वैक्सीनेशन की ज़रूरत है और नहीं है। ये इंडिविजुअल और एक ग्रुप में मैट्रिक्स हैं जो डिटरमाइन करेंगे किसको, वैक्सीन हेजिटेंसी को। अब हम आखिर में बात करेंगे कि वैक्सीन और वैक्सीनेशन स्पेसिफिक इन्फ्लुएंसेस, कि वैक्सीन और वैक्सीनेशन से के रिलेटेड, के रिगार्डिंग से जुड़े हुए ऐसे कौन से तथ्य हैं जो इन्फ्लुएंस करेंगे आपकी वैक्सीन हेजिटेंसी को। तो सबसे पहला आएगा मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरीके से वो एडमिनिस्टर की जा रही है। जैसे कोरोना की बात करें तो कोरोना किस तरीके से एडमिनिस्टर की जाएगी, उस पे ये डिपेंड करेगा। आप अगर जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को पूरा देखें कि कैसे पूरे लोगों तक वैक्सीन पहुंचेगी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सेकंड आएगा डिज़ाइन ऑफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम और मोड ऑफ डिलीवरी। पहला आएगा मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अब मोड ऑफ डिलीवरी, कैसे उसको डिलीवर किया जाएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट आएगा रिलायबिलिटी एंड सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ वैक्सीन और वैक्सीनेशन इक्विपमेंट। अब वैक्सीनेशन के लिए आपको सबसे पहले तो चाहिए एक वैक्सीन जिसको हम एडमिनिस्टर करेंगे, और फिर एक चाहिए इक्विपमेंट्स जैसे कि सिरिंजेस। तो अब किस कंपनी की वैक्सीन है, क्या सोर्स है इस वैक्सीन का, किस कंपनी के इक्विपमेंट हैं, हम उन पर भरोसा करें या नहीं करें, ये आएगा आपकी हम उन पर भरोसा करें या नहीं करें, क्या वो अच्छे कंपनी के हैं, रिलायबल हैं या नहीं हैं, ये इन्फ्लुएंस करेगा वैक्सीनेशन स्पेसिफिक इन्फ्लुएंसेस के अंडर, ये इम्पोर्टेंट पैक आएगा। और उससे भी इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, मान लिया कि सेफ़ है, मान लिया इफ़ेक्टिव है, बाकी सब ठीक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर होगा वो होगा कॉस्ट्स, कि जो वैक्सीन है ये हमारी हैसियत में है भी या नहीं, हम इसको खरीद सकते हैं या नहीं। हम एक महीने का 6,000 कमाएं और 1.5 लाख की वैक्सीन हो तो कहाँ से निकालेंगे पैसे। तो वैक्सीनेशन की कॉस्ट इज मोर इम्पोर्टेंट व्हेन इट कम्स टू वैक्सीन हेजिटेंसी। हम हेजिटेट करेंगे, हम नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास इतने पैसे ही नहीं हैं। तो ये थे इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आई होप आपको इसमें वैक्सीन हेजिटेंसी और इसके रीजंस का पता चल गया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।